जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और शाम के 7 बजे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी और जीके जीएस की क्लास हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी शाम 7 बजे हम लेके आएंगे आपके लिए। और आज हमारी जो क्लास है वो हमारी सामान्य ज्ञान यानी जीके का एमसीक्यू है और टॉप 30 जीके के एमसीक्यू इसमें हम डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉप एमसीक्यू है ये आपका रेलवे, आरपीएफ, रेलवे, एसएससी, पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस या भारत का कोई भी सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने अपने दोस्तों को भी बताएं, दूसरे दोस्तों को भी बताएं और अपने अपने स्टेटस में ज़रूर लगाएं क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, अभी जो हम एमसीक्यू कराने जा रहे हैं ये एमसीक्यू जो सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तरी है इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, संविधान सब के एमसीक्यू होंगे। और फिलहाल अभी 30 एमसीक्यू कराएंगे, इसके बाद फिर अगला 30 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आज का जो हमारा प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों। पहला क्वेश्चन हमारा जो है आपके आपके सामने है। इनमें से किसके कारण फलों का मीठा स्वाद होता है? एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी सारे एग्जाम में आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? इनमें से किसके कारण फलों का मीठा जो स्वाद होता है, ठीक है। एसएससी 2013 में पूछा गया है। और ये इस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी में टारगेट होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों टारगेट करना है, ठीक है। लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज और राइबोज, ठीक है। तो ज़रा मुझे बताइए कि यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पे जो आंसर है वो है फ्रक्टोज। ध्यान देना बच्चों, इनमें से किसके कारण फलों का मीठा स्वाद आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भैया फ्रक्टोज, ठीक है। और आपको बता दूँ ये जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज फलों में पाया जाने वाला एक मोनोसैक्राइड शर्करा है, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, फलों में पाया जाने वाला एक मोनोसैक्राइड शर्करा है और ये प्राकृतिक रूप से मीठा होता है और यही कारण है कि ये फलों को मीठा करता है। और रही बात लैक्टोज की, तो लैक्टोज दूध में पाया जाने वाला शर्करा होता है और जो माल्टोज है, माल्टोज अनाज में पाया जाने वाला शर्करा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल या विधि विभाग का महासचिव? तो बच्चों यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा महाअधिवक्ता, ठीक है। किसी भी राज्य का सबसे बड़ा उच्चतम अधिकारी कौन होता है? महाअधिवक्ता, ठीक है। और अगर देश की बात करेगा तो देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। और अगर आपसे पूछ ले कि भाई महान्यायवादी और महाधिवक्ता इनका काम क्या होता है, तो बच्चों ये सरकार के वकील होते हैं और सरकार को लीगल एडवाइस देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, राज्य के लिए बोलेगा तो महाधिवक्ता, राज्य के लिए बोलेगा तो महाधिवक्ता, और अगर राज्य के लिए बोलेगा महाधिवक्ता और अगर देश की बात करेगा तो महान्यायवादी कौन होते हैं? सरकार के वकील होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? बिस्मार्क, इनमें से किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। तो बच्चों यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। भारतीय बिस्मार्क के रूप में वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। और आपको एक चीज़ बता दें बच्चों, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी और सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को बारदौली की महिलाओं ने दी थी, क्योंकि बारदौली सत्याग्रह जब हुआ था तो उसका पूरा का पूरा जो सत्याग्रह है वो महिलाओं ने किया था और महिलाओं का नेतृत्व करने वाले थे वल्लभ भाई पटेल, और उन्होंने ही इसी के चलते इनको सरदार की उपाधि दी थी, इसीलिए इनका नाम पूरा पड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा बनी है गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे। और बच्चों आपको बता दूं, वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लौह पुरुष। उसके बाद यहां पर आप देखिए बाल गंगाधर तिलक का भी नाम है। तो भैया बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है, भारत केसरी नाम से बुलाया जाता था। बाल गंगाधर तिलक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। बाल गंगाधर वो आदमी है जो गर्म दल के नेता थे, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को चलाया था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निकलने और उगलने का नियामक केंद्र होता है, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, ये भी आपके एग्जाम का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से आपके एग्जाम में आ सकता है। क्या बोल रहा है? मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निकलने और उगलने का नियामक केंद्र है? अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लोंगेटा या पोन्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा बच्चों वो होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। यही वो ग्रंथि है जो हमारे निगलने उगलने का नियामक केंद्र कंट्रोल करती है, ठीक है। और इसका मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये हमारे दिमाग के पृष्ठ भाग, पीछे भाग में होता है। और अगर मैं इसके मुख्य कार्य की बात करूं तो उपापचय, रक्त दाब को कंट्रोल करता है, आहार नाल के क्रमांकुंचन को कंट्रोल करता है, ठीक है। हृदय की धड़कनों को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये उत्तर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को बच्चे टारगेट करो क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोती मस्जिद इनमें से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद इनमें से किस नगर में स्थित है? आगरा, जयपुर, लाहौर या अहमदाबाद, ठीक है। तो देखिए इसमें खाली मोती मस्जिद बोल रहा है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। खाली मोती मस्जिद बोल रहा है तो आगरा हो जाएगा। और ये जो आगरा वाली मोती मस्जिद है इसको बनवाया था बच्चों शाहजहां ने। किसने बनवाया था? शाहजहां ने, ठीक है। और आपको बता दूं एक मोती मस्जिद दिल्ली में भी है, लाल किले के अंदर, जिसको बनवाया था किसने? जिसको बनवाया था औरंगजेब ने, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में दिक्कत ना लेना क्योंकि खाली अगर मोती मस्जिद बोले तो वो आगरा है और बनवाया है शाहजहां ने। लेकिन अगर दिल्ली की मोती मस्जिद बोले, ठीक है, तो उसको बनाया है किसने? औरंगजेब ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय पक्षियों को सांस में परेशानी क्यों नहीं महसूस होती, ठीक है। बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय पक्षियों को सांस की परेशानी क्यों नहीं होती है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं या वे निष्क्रिय। हेलो, हाँ 1 मिनट। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हो सकते हैं? जारी कर सकता है। तो ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश जारी कर सकता है, तो उत्तर हो जाएगा इसका 5, ठीक है। ध्यान देना, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के हनन होने पर आर्टिकल 32 के तहत कौन? सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं? रिट जारी कर सकते हैं। कौन कौन सी रिट जारी कर सकते हैं भाई? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार प्रच्छा है, ठीक है। मौलिक अधिकार के हनन होने पर ये 5 के 5 रिट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत कौन? हाई कोर्ट जारी कर सकता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे? इनमें से कौन बंगाल के गवर्नर जनरल थे? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग और चार्ल्स कॉर्नवालिस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बोला गया है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ना कि भारत का गवर्नर जनरल। तो बच्चों भारत का गवर्नर जनरल और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल दोनों अलग अलग है। एसएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे बच्चों वो थे वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। 1773 में जब एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था तो उसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था और उससे पहले ये बंगाल के गवर्नर थे, ठीक है। अब बंगाल के बाद आती है बात जो है भारत की। तो
तो जब भारत की बात करेंगे तो 1833 में, ध्यान देना, 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल जो था उसको बना दिया गया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, और वो था विलियम बेंटिक। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? वॉरेन हेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, लीवर किससे भरपूर स्रोत है? किससे भरपूर स्रोत है? ठीक है, लीवर किससे भरपूर स्रोत है? ठीक है, तो आपको बता दें बच्चों, इसका ऑप्शन क्या है? शर्करा। इसका ऑप्शन क्या है जरा देखिए, शर्करा, वसा, घुलनशील विटामिन, खनिज या प्रोटीन। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा घुलनशील विटामिन का स्रोत है। ठीक है, भरपूर स्रोत है। लीवर किससे भरपूर स्रोत है? वसा घुलनशील विटामिन से। ठीक है, लीवर जो हमारा है वसा घुलनशील विटामिन से भरपूर स्रोत है, और विटामिन ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन से ऐसे विटामिन है जो वसा में घुलनशील होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। इनमें से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई? इनमें से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई? सोना, तांबा, चांदी या लोहा? सोना, तांबा, चांदी या लोहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे की पहचान नहीं थी। लोहा वैदिक काल में खोजा गया है, और इससे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे की पहचान नहीं थी। और एक चीज़ और बात करें बच्चों, जो शेर है, शेर की भी पहचान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो लिपि है वो अज्ञात है। ठीक है, वो लेख चित्रात्मक लिपि है। कौन सी? लेख चित्रात्मक लिपि है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ लीजिएगा। दोहरी नागरिकता इनमें से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता इनमें से किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार की, संघीय सरकार की, संसदीय सरकार की या राष्ट्रपति शासित सरकार की? तो जरा बताइए, यहाँ पर बोल रहा है कि दोहरी नागरिकता इनमें से किसकी विशेषता है? तो यहाँ पर आपको बता दें बच्चों, संघीय सरकार की ये विशेषता होती है। ठीक है, संघीय सरकार की। हमारे भारत की एकल नागरिकता है, ध्यान देना बच्चों, हमारे भारत की एकल नागरिकता है, यानी हमारे भारत में एक नागरिकता है। पूरे भारत में आप कहीं भी चले जाओ भारतीय कहलाओगे, एक नागरिकता है। ठीक है, लेकिन कुछ देश ऐसे भी होते हैं जहाँ पे दोहरी नागरिकता है, मतलब राज्य की नागरिकता अलग होती है और पूरे देश की नागरिकता अलग होती है। तो ऐसी किस प्रकार की सरकार में होता है? संघीय प्रकार की सरकार में ऐसा होता है। ठीक है, और आपसे अगर पूछ ले संविधान में कि भारत में, विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसकी दोहरी नागरिकता होती है, तो बता दीजिएगा भैया यूएसए। क्या बता दीजिएगा? यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हर्षचरित के लेखक कौन हैं? हर्षचरित के लेखक कौन हैं? बाणभट्ट, अमर सिंह, कालिदास या हरिसेन? हर्षचरित के लेखक कौन हैं? बाणभट्ट, अमर सिंह, कालिदास या हरिसेन? ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपका उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट। यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? बाणभट्ट। राजा हर्ष के चरित्र के बारे में जो लिखा है, किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि बाणभट्ट कौन था, तो बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, और इन्होंने ही हर्षचरित और कादंबरी जैसे प्रमुख कृतियों को लिखा है। ठीक है, ध्यान देना। और वर्धन इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत हर्षचरित है। ठीक है, वर्धन परिवार का, वर्धन वंश का, यानी हर्षवर्धन जब हमारे भारत में वर्धन वंश चल रहा था, तो वर्धन वंश की जो पूरी जानकारी हमें मिलती है वो हर्षचरित से मिलती है, और हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक डेविएशन या विचलन दिखाता है? ठीक है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन होता है? श्वेत, लाल, वॉयलेट, बैगनी या हरा? ठीक है, तो जरा बताइए इसमें से आपका उत्तर क्या होगा? ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बैगनी। जब भी वाइट लाइट को हम प्रिज्म से गुजारते हैं, प्रिज्म आपने देखा होगा ऐसा, ये त्रिकोणीय आकार का प्रिज्म होता है, त्रिकोणीय आकार का प्रिज्म होता है ऐसे करके। इससे जब हम लाइट को गुजारते हैं तो लाइट का 7 रंग हमें देखने को मिलता है, उसमें सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है वो बैगनी कलर का होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी,
ठीक है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश के रंगों में बैगनी कलर का जो सबसे ज़्यादा विचलन होता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है। हमारा जो परा बैगनी, ये जो बैगनी रंग है, इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, जरा देखिए। कलकत्ता में किसके द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? कलकत्ता में किसके द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1773 का विनियम अधिनियम, या 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, या 1793 का चार्टर अधिनियम, या 1813 का चार्टर अधिनियम? तो बच्चों यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 1773 का विनियामक अधिनियम, या इसी को बोलते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें एक और चीज़ हुई थी, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, ओके। और आपको बता दें बच्चों, इसी अधिनियम के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे एलिसा एम्प्रे। कौन बने थे? एलिसा एम्प्रे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष आरंभ किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1973 में, 92 में, 93 में, या 62 में? तो बच्चों इसका जो उत्तर हो जाएगा, ठीक है, वो होगा आपका कौन सा? इसका उत्तर हो जाएगा 1973, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था 1973 में। और आपको बता दें बच्चों, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बाघ हमारे भारत में ही है, और बाघ अभ्यारण्य भी हमारे भारत में है, ठीक है। और टोटल हमारे भारत में अब 54 बाघ अभ्यारण्य हो गए हैं, ठीक है। टोटल हमारे भारत में अभी 54 बाघ अभ्यारण्य हो गए हैं। 53वां अभ्यारण्य, ध्यान देना बच्चों, 53वां अभ्यारण्य चित्रकूट का रानीपुर अभ्यारण्य है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, 54वां टाइगर यानी बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, ठीक है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। संसद में शामिल हैं। तो संसद में शामिल क्या क्या है? राष्ट्रपति होता है, लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, या लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद। ये बोल रहा है कि संसद में किसको मिलाकर संसद बनती है, ठीक है। संसद के अंग कौन कौन से होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों को मिला के ही हमारे संसद का निर्माण होता है। और अगर पूछ ले कि संसद के अंग कौन कौन से होते हैं, तो ये तीनों ही बच्चों संसद के अंग होते हैं, ठीक है, ध्यान देना, ये तीनों ही संसद के अंग होते हैं। और आपको बता दें बच्चों, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 79 है, हमारे संविधान का अनुच्छेद 79 है। संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रजिया सुल्तान इनमें से किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इनमें से किसकी बेटी थी? ठीक है, इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नसीरुद्दीन की, या बलबन की, ठीक है। तो आपको बता दें बच्चों, ये जो रजिया सुल्तान है, ये भारत की पहली महिला शासक थी। ध्यान देना, भारत की पहली महिला शासक थी, और यह इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी? इल्तुतमिश की बेटी थी। और इसने मात्र 4 साल ही शासन किया, 1236 से लेकर 1240 तक, 1236 से लेकर 1240 तक, ठीक है, ध्यान देना, भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। आगे बढ़ते हैं। नीति निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है? नीति निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के, या आयरलैंड के, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हमारे संविधान में भाग, ध्यान देना बच्चों, जो हमारे संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व या नीति निदेशक सिद्धांत। तो इसको लिया है हमने आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया है, ठीक है। पूछ ले कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। और कहाँ पर उल्लेखित है? संविधान के भाग 4 में। अनुच्छेद पूछ ले तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। आशा करता हूँ कि अब भूलेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गुर्दे यानी किडनी की निस्यंद इकाई, ठीक है, फिल्ट्रेशन यूनिट कौन सी होती है? ये एक्सॉन, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, या पीत फाइबर, ठीक है। गुर्दे यानी किडनी की निस्यंदन
इकाई कौन सी होती है? तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा नेफ्रॉन। ठीक है, गुर्दे में लगभग 10 लाख वृक्काणु होते हैं। ठीक है, हर किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, ध्यान देना, और यही इसकी कार्यात्मक इकाई होती है, यानी फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला है आपका, इनमें से किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है? इनमें से किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, या ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, या ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, या यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो आपको तो ये पता है कि हमारे भारत में वैदिक काल में वेदों की रचना हुई और हमारे मुख्य 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन इनमें से 3 हमारे ऐसे वेद हैं जिनको अगर हम मिला दें तो वेदत्रयी होता है। तो वो उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को अगर हम मिला दें तो वेदत्रयी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वेदत्रयी कहा जाएगा। तो इसको भूलना नहीं है। ठीक है, और मुख्य रूप से 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद में योग और जड़ी बूटी का यानी आप बोल सकते हो कि आयुर्वेद का उल्लेख है। सामवेद में सोमरस और संगीत का उल्लेख है। यजुर्वेद में यज्ञ, प्रतिष्ठान, कर्मकांड का उल्लेख है। और अथर्ववेद में बीमारियों को जादू टोना से ठीक करने का उल्लेख है। तो ये है हमारे 4 वेद, जिसमें सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इनमें से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? इनमें से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? घोष, अपाला, मैत्रेयी या गार्गी? तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा गार्गी। गार्गी वो महिला है जिसने ग्रंथों का निर्माण किया वैदिक काल के समय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, 27वां प्रश्न देख लेते हैं। अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा इमेज प्रतिबिंबित बनता है? अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, वास्तविक और अघोशीर्षी, और आभासी या अघोशीर्षी। ठीक है, अघोशीर्षी। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ। आगे इसका बच्चों उत्तर हो जाएगा क्या? बी, आभासी और सीधा। ठीक है, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में अवतल लेंस से हमेशा कौन सा इमेज बनता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आभासी और सीधा। ठीक है, आभासी और सीधा। अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा क्या आभासी और सीधा बनता है? क्यों भैया? क्योंकि जो वस्तु होती है, वस्तु की और लेंस तथा फोकस के बीच बनता है। जो इमेज होता है, प्रतिबिंब होता है, वो वस्तु और लेंस और फोकस के बीच में बनता है। तो आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, लेकिन छोटा बनेगा। जो वास्तविक जो होगा ना, वास्तविक जो इमेज होगी उससे छोटा बनेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर भी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति इनमें से किसका एक अभिन्न भाग है? राष्ट्रपति इनमें से किसका एक अभिन्न भाग है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा या मंत्रिपरिषद? अभी थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा हुई थी। ठीक है, राष्ट्रपति इनमें से किसका अभिन्न अंग है? तो उत्तर हो जाएगा बच्चों इसका संसद। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? संसद। ये ध्यान देना, इसका उत्तर हो जाएगा संसद, क्योंकि संसद 3 मुख्य अंग से बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है कि राष्ट्रपति और दोनों सदन मिलकर संसद बनेंगे। ठीक है, यानी राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। आगे बढ़ते हैं, मानव रुधिर यानी ह्यूमन ब्लड का पीएच मान कितना होता है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न। 7.2, 7.8, 7.6 या 7.4? तो बताइए भाई इसका उत्तर क्या होगा? ठीक है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रुधिर का पीएच मान होता है भैया 7.4। यानी ये जो हमारा ब्लड है वो क्षारीय होता है। वो क्या होता है भैया? क्षारीय होता है। ठीक है, और ब्लड के बारे में बताऊं बच्चों, स्वस्थ मनुष्य जो होता है ना, उसके अंदर लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर होता है, और जिसका जो पीएच मान होता है 7.3 से 7.5 में होता है। यानी आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये क्या है? क्षारीय होता है। ठीक है, और ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड में प्लाज्मा और रुधिर होते हैं। प्लाज्मा और रुधिराणु से मिलकर हमारा ब्लड बनता है, जिसमें 55% प्लाज्मा होता है, 45% रुधिराणु होता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्लेग किससे फैलता है?
प्लेग की जो बीमारी है वो किससे फैलती है? जीवाणु से, प्रोटोजोआ से, विषाणु से या उपर्युक्त सभी से। ठीक है, प्लेग याद करो, भारत में एक प्लेग आया, एक बार प्लेग जैसी गंभीर बीमारी भी आई थी। तो क्या बोल रहा है, प्लेग किससे फैलता है? तो बच्चों इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भैया जीवाणु से। ठीक है, प्लेग एक जीवाणु जनित रोग होता है। ठीक है, और यह चूहों के शरीर में पाए जाने वाले पिस्सू से फैलता है। ध्यान देना, चूहों के शरीर में पाए जाने वाले पिस्सू से फैलता है प्लेग। ठीक है, ओके। तो देखिए आज के हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कल फिर इसी समय में ये क्लास आएगी और बेहतरीन क्लास होगी, देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत। जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज़ क्लासेस में। और शाम 7 बजे की क्लास है जिसमें हम 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ लेंगे जो आपके रेलवे, RPF, रेलवे, SSC, पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आगामी जो भी आपके एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बच्चों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, रोज़ाना शाम 7 बजे आपको यह क्लास मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले बच्चों मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए ये सनराइज़ करियर एकेडमी है, हमारी सनराइज़ करियर एकेडमी है जहाँ पर आर्मी, अग्निवीर, पुलिस, एयरफोर्स, नेवी की भरपूर तैयारी कराई जाती है और पिछले 5 सालों में लगभग 200 से ज़्यादा बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सर हैं कैप्टन S कुमार सर निःशुल्क फिजिकल की तैयारी कराते हैं, निःशुल्क फिजिकल की तैयारी कराते हैं। ये सभी आप ही के जैसे छात्र हैं जो सेलेक्ट हुए हैं आज इंडियन आर्मी की अलग अलग ब्रांचों में, अलग अलग रेजिमेंट में, है ना। तो यहाँ से आपको अगर आप पूरे भारत में कहीं से भी हैं और आपको अगर निःशुल्क फिजिकल की तैयारी करनी है तो आप हमारी सनराइज़ करियर एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं और जो हमारा पता है वो दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सनराइज़ करियर एकेडमी बच्चों जहाँ पर संपूर्ण फिजिकल कराया जाता है, समय समय पर हाइट, चेस्ट, भाग दौड़ कराया जाता है। और कैप्टन S कुमार सर, ये कैप्टन S कुमार सर भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं, इनके नेतृत्व में निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिकल की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है बच्चों, ये हमारा मोबाइल नंबर है और ये हमारा पता है, आप चाहें तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कोई जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, सनराइज़ करियर एकेडमी में ऑफलाइन इन तमाम कोर्सेज़ की तैयारी कराई जाती है, संपूर्ण 1 साल की तैयारी कराई जाती है और 1 साल में पूरा फाउंडेशन बैच कराया जाता है जिसमें बच्चों को समझाया जाता है और टेस्ट सीरीज़ भी दी जाती है। ठीक है, तो चलिए आज के हम अपने टॉपिक में आते हैं क्योंकि 30 क्वेश्चन हम पहले कंप्लीट कर चुके थे। 30 क्वेश्चन हम पहले कंप्लीट कर चुके थे और ये 30 क्वेश्चन हमारे फिर से ये रहे। ठीक है, तो ज़रा देखिए यहाँ पर हम कैसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? SSC 2013 में पूछा गया प्रश्न क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा या भारतीय वन सेवा। ठीक है, तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय विदेश सेवा। ये अखिल भारतीय सेवा नहीं है। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, भारतीय यानी ऑप्शन नंबर सी भारतीय विदेश सेवा ये अखिल भारतीय सेवा नहीं है। ठीक है, ये अखिल भारतीय सेवा नहीं है। ये इसको छोड़कर बाकी भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और वन सेवा ये तीनों हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, लेकिन भारतीय विदेश सेवा हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 के तहत, ये ध्यान रखना, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 के तहत में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा यही तीनों सेवाएं हमारी इंडियन ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देख लीजिए, शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ? शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ? ठीक है, शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ? 1627 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में या 1670 ईस्वी में? ठीक है, तो ज़रा मुझे बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ है? तो बता दें बच्चों, इसका जो उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर बी हो जाएगा। शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो 14 जून 1674 रायगढ़ में हुआ था। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, तो ये उत्तर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जरा देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मानव शरीर में पसलियों के
कितने जोड़े होते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका है 13, 11, 12 या 14। ठीक है, तो आपको बता दें बच्चों, यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा 12। मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, ठीक है, जिनको रिब्स कहा जाता है। तो मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी होती हैं, यानी 24 पसलियाँ होती हैं, और प्रत्येक पसली जो है वक्ष के सामने और स्थित होती है। ठीक है, वक्ष के सामने, क्लियर है। और ये पसलियाँ मिलकर एक पिंजड़ा बनाती हैं, और इसी पिंजड़े के अंदर हमारे फेफड़ा, हृदय सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, यही कारण है कि जब चोट लगती है तो फेफड़ा और हृदय तक वो चोट नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जो हमारी पसलियाँ होती हैं और जो हमारी सीने की हड्डियाँ होती हैं वह एक पिंजड़ा टाइप बना के रखती हैं। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर कौन थे? महावीर कौन थे? 21वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर या 22वें तीर्थंकर? ठीक है, ज़रा बताइए मुझे, महावीर कौन थे? 21वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर या 22वें तीर्थंकर? ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बच्चों, जो महावीर स्वामी थे ना, ये थे 24वें तीर्थंकर, यानी ऑप्शन नंबर बी। महावीर, आपको बता दें बच्चों, जैन धर्म यानी जैनियों के 24वें तीर्थंकर थे, और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी महावीर को ही माना जाता है, और इनके बचपन का नाम था बच्चों वर्धमान। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल किस फ़ारेनहाइट पर जमता है? शुद्ध जल किस फ़ारेनहाइट पर जमता है? क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए, पूछ रहा है कि जो शुद्ध जल है वह कितने फ़ारेनहाइट पे जम जाएगा। ठीक है, तो 32 फ़ारेनहाइट, 0 फ़ारेनहाइट और 48 फ़ारेनहाइट या 37 फ़ारेनहाइट? तो बच्चों इसका क्वेश्चन बड़ा सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए, 32 फ़ारेनहाइट पर जम जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, हम अगर सेल्सियस की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस और 32 फ़ारेनहाइट ये दोनों बराबर हैं। 0 डिग्री सेल्सियस और 32 फ़ारेनहाइट ये दोनों बराबर हैं। डिग्री की बात करें, सेल्सियस की बात करें, सेंटीग्रेड की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी जम जाएगा, वहीं फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में जम जाएगा। ठीक है, आए समझ में? और 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी उबलने लगेगा। 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी उबलने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? देखो अभी इसमें देखिए ज़रा, और इसकी क्लास मैं ले चुका हूँ। ठीक है, और लाइव क्लास में मैंने बताया था किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या संस्कृत और शैक्षणिक अधिकार? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका उत्तर आपका हो जाएगा बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत मानव व्यापार क्या है? ठीक है, मानव व्यापार निषेध है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 32 में यह लिखा हुआ है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमारा कौन सा क्वेश्चन है। आगे हमारा, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों राज्यसभा, यानी बी। राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता बच्चों, वो तो उपराष्ट्रपति होता है ना, तो उसका सदस्य कहाँ से हो जाएगा भाई? उपराष्ट्रपति तो अलग से एक पद होता है ना, जिसका वर्णन जिसकी बात अनुच्छेद 89 में की गई है ना। तो ध्यान देना बच्चों, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, वो तो उपराष्ट्रपति होता है, और इसकी बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 89 में की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे भारत का तोता कहा जाता है? ठीक है, इनमें से किसे भारत का तोता कहा जाता है? हुसैन शाह, आमिर खुसरो, बारबक शाह या नानक? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। तो भारत का तोता कहा जाता है बच्चों अमीर खुसरो को। भारत का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को। ठीक है, तूतिए हिंद भी इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अमीर खुसरो को ध्यान देना, 7 राजाओं का काल इसने देखा था, 7 राजाओं का काल देखा था, और उत्तर प्रदेश के एटा जिले में इसका जो है क्या हुआ था?
जन्म हुआ था। तबला का आविष्कार किया था इसने। आगे, ताजे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक बिंदु क्या होता है? ताजे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक बिंदु क्या होता है? 3 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? 3 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस में जो ताज़ा पानी है वो जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे सी आंसर हमारा होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? इनमें से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो बताइए यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा? अधिवृक्क, पीयूष ग्रंथि, जनन ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, तो आपको बता दें बच्चों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। पीयूष ग्रंथि इंपॉर्टेंट है हाइट बढ़ाने के लिए, वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ध्यान देना, सोमैटोट्रोपिन नामक के हार्मोन रिलीज करता है ये। इसमें क्या, कौन सा वाला? सोमैटोट्रोपिन हार्मोन ये ग्रोथ करता है, मतलब रिलीज करता है, जिससे ग्रोथ बढ़ती है यानी हाइट बढ़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह इटली का यात्री जो 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आया था। वह इटली का यात्री जो 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आया था। ठीक है, एडाउडो बारबोसा या निकोलो डी कॉन्टी या अब्दुल रज़ाक या डोमिंगो पेस। तो बताइए आपका उत्तर क्या होगा? ठीक है, वह इटली का यात्री जो 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आया था, वो है आपका निकोलो डी कॉन्टी। कौन है भाई? निकोलो डो कॉन्टी। ठीक है, तो बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया है। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इनमें से कौन सी धातु विटामिन B12 की एक घटक है? इनमें से कौन सी धातु विटामिन B12 की एक घटक है? इनमें से कौन सी धातु विटामिन B12 की एक घटक है? आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट। आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट। ठीक है, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों डी ऑप्शन, कोबाल्ट। ठीक है, विटामिन B12 का दूसरा नाम साइनोकोबालामीन है। ठीक है, ध्यान देना, कोबालामीन। और कोबालामीन का मतलब ही है कोबाल्ट। ठीक है, और मांस, मछली, जिगर, अंडा, दूध खाने से हमें B12 मिलता है। ठीक है, और B12 किसका घटक है भाई? कोबाल्ट का घटक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है? कोबालामीन। ठीक है, साइनोकोबालामीन। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? ठीक है, संविधान का प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है और आगे भी आएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। क्या भैया? उपराष्ट्रपति। ध्यान देना बच्चों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। किसको देता है भाई? उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति को। यानी ये एक दूसरे को अपना त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक है, आगे, सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? शतकर्णी प्रथम या गौतमीपुत्र शतकर्णी या सिमुक या हाल? ठीक है, तो सातवाहन वंश की बात हो रही बच्चों, तो ये हो जाएगा गौतमीपुत्र शतकर्णी। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। अगर मज़ा आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। रोजाना क्लास MCQ की मिलेगी ही मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? मनुष्यों में रक्तचाप, ये तो काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको तो आपको पता ही होना चाहिए। मनुष्यों में सामान्यतः रक्तचाप कितना होता है? 120/90, 120/80, 140/90 या 140/100? तो इसका उत्तर हो जाएगा 120/80। ठीक है, ध्यान देना, मनुष्य का जो औसत रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर है वो 120/80 है। यानी धमनियों के रक्तदाब की 2 अवस्थाएं होती हैं, सामान्य संकुचन वाली और बढ़ने वाली। तो संकुचन पर 120 और ये क्या बोलते हैं, सामान्य तो प्रकुंचन दाब। ठीक है, प्रकुंचन दाब पर 120 होना चाहिए और प्रसारण दाब पर 80 होना चाहिए, यानी 120/80। आगे बढ़ते हैं। स्वयं को सच्चा बादशाह कहने वाला सिख गुरु इनमें से कौन था? स्वयं को सच्चा बादशाह कहने वाला
इनमें से सिख गुरु कौन सा था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, ठीक है, गुरु अर्जुन देव। तो यहाँ पर बच्चों आपका उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव, ठीक है, ध्यान देना। गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था और 1604 में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। 1604 में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। तो ये उत्तर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसकी दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, प्रेरित धारा या वास्तविक धारा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपका उत्तर होगा प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, प्रेरित धारा यानी इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 48 को देख लीजिए। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप में कौन काम करता है, ठीक है। मतलब हमारे भारत में मान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, ठीक है, एब्सेंट है, और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो उनकी जगह पर राष्ट्रपति का कार्य कौन संभालेगा? संसद के दोनों सदन के द्वारा नामित व्यक्ति, या लोकसभा अध्यक्ष, या राज्यसभा का उपसभापति, या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। ध्यान देना, भारत में अगर राष्ट्रपति की जगह खाली है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन निभाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देख लीजिए क्या है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचित आयुक्त कौन थे? ठीक है, के सुंदरम, सुकुमार सेन, जीवी मावलांकर या टी स्वामीनाथन। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? के सुंदरम, सुकुमार सेन, जीवी मावलांकर या टी स्वामीनाथन, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों सुकुमार सेन। ये भारत के पहले प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस 1939 में किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? सुभाष चंद्र बोस 1939 में किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पट्टाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू या वीबी पटेल। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों पट्टाभी सीतारमैया, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चित्रकारी इनमें से किसके शासनकाल में अपने उच्चतम स्तर पर थी? चित्रकारी इनमें से किसके शासनकाल में अपने उच्चतम स्तर पर थी? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों जहांगीर। जहांगीर समय में मुगलों की जो संस्कृति है उसका बहुत ज़्यादा उद्धार हुआ। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा भाग हाथी के टस्क, गज, दंत के रूप में बदलता है? इनमें से कौन सा भाग हाथी के टस्क यानी गज, दंत के रूप में बदलता है? रदनक, अग्र चूर्णवक, दूसरा कृंतक या चरणवक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर आपका हो जाएगा दूसरा कृंतक, ठीक है, सेकंड इंसीजर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए, बंगाल का गवर्नर जनरल एक दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान इनमें से कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान इनमें से कौन था? लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर या वॉरेन हेस्टिंग। सर जॉन शोर या वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। ये बोला बंगाल का गवर्नर जनरल दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान कौन था। तो अब यहाँ पर ये फंसाने वाली क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा आपका वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। ध्यान देना, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान वॉरेन हेस्टिंग था, ठीक है। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 के समय में हुआ है और 1774 के समय में ही वॉरेन हेस्टिंग बन गया था बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पे स्थित है? भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में या इंदौर में, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों जबलपुर में। कहाँ पे भैया? जबलपुर में, ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं भाई, लेडी विद द लैम्प इनमें से किसे कहा जाता है? लेडी विद द लैम्प इनमें से किसको कहा जाता है? सरोजनी नायडू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल या फिर इंदिरा गांधी या मायावती, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों
फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इन्हीं को कहा जाता है लेडी विद द लैम्प। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? थाइमस, यकृत, अग्नाशय या प्लीहा। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बच्चों अग्नाशय, पैनक्रियास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई? कलकत्ता, लाहौर, इलाहाबाद या मद्रास। ठीक है, तो वो लाहौर अधिवेशन है बच्चों, जहाँ पर पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, वैसे सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी देख रहे हो एसएससी में कहीं ना कहीं आए हुए हैं और कहीं ना कहीं किसी दूसरे एग्जाम में भी आएंगे। मानव शरीर में रकाब या स्टेपीज हड्डी कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में रकाब या स्टेपीज हड्डी कहाँ पाई जाती है? अंगुलियाँ, नाक, कान या अंगूठा। अंगुलियाँ, नाक, कान या अंगूठा। ठीक है, तो स्टेपीज नाम सुना होगा आपने। स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में इनमें से किसकी उपलब्धियां वर्णित है? इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में, ठीक है, किसकी उपलब्धियां अंकित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों समुद्रगुप्त की, यानी आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, भूलना नहीं है, काफ़ी बार आया है एग्जाम में। भारत में सबसे पहले इनमें से किसने तोप खाने का प्रयोग किया था? अलाउद्दीन खिलजी, तैमूर, शेरशाह सूरी या बाबर ने? तो चलिए बताएं इसका आंसर। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा बाबर ने सबसे पहले तोप खाने का इस्तेमाल किया था। आगे बढ़ते हैं। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, सरपंच, राज्यपाल या महापौर। ठीक है, अब बताइए अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तब क्या करेंगे? नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, सरपंच, राज्यपाल या महापौर। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा महापौर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हमारी क्लासेस समाप्त हुई और इसके बाद कल फिर लेके आएंगे 30 क्वेश्चन जीके जीएस के।